तो हम लोग चैप्टर 6 कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में कौन से पॉइंट्स हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेड्स थ्रू विच सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग परफॉर्म्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमने कर लिया। अब हमें बात ये करनी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बातें हम करते चले आ रहे हैं, थोड़ी सी अब हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। दिल्ली वाले लोग तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हम दिल्ली वालों का तो पोल्यूशन के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन्स हैं, जितनी भी टीयर 1 सिटी हैं, सभी में पोल्यूशन से थोड़ी गहरी दोस्ती है ही। मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, जयपुर हो गया, मतलब पानीपत, कोलकाता, ये सारी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर पोल्यूशन है ही। मुंबई में थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ पे समंदर है, तो थोड़ा वो सेट ऑफ हो जाता है, तो इतना नहीं आता पोल्यूशन। लेकिन ऐसी कोई भी टीयर 1 सिटीज या टीयर 2 सिटीज जहाँ पे बहुत ज्यादा बिजनेस एंड प्रोफेशन, बेंगलोर हो गया, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे पोल्यूशन है ही। हाँ, दिल्ली में थोड़ा ज्यादा है, तो दिल्ली प्राइम लाइट में रहती है, वैसे भी कैपिटल है तो रहेगी लाइमलाइट में। तो कुछ तो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है वो मैन मेड है, जैसे हमारा व्हीकल्स है या कूड़ा जला रहे हैं, ये तो मैन मेड है। और कुछ नेचुरल भी होता है। नेचुरल मतलब नेचुरल पोल्यूशन कैसे होगा, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गई, वो नेचुरल है। या एक तो नदी में हम लोग कुछ बहा दें, वो मैन मेड हो गया। लेकिन अगर नदी के किनारे जो पेड़ हैं, ये सब हैं, कभी आंधी तूफान आया, वो भी तो नदी में जाएगा सारा कुछ, तो नेचुरल हो गया। तो हमारे पास हर तरह का पोल्यूशन है। बात ये है कि चाहे पोल्यूशन कैसा भी हो, वो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पे, या ह्यूमन बींग भी, एनिमल्स भी, जो भी लिविंग हैं, हमारे प्लांट्स हैं, उन सब पर भी इम्पैक्ट डालता ही है। इवन मशीन्स पे भी। अब अगर ईस्ट दिल्ली के लोगों की बात करें, एनसीआर की तरफ की बात करें, तो यहाँ के जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं गैस वाले, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये बहुत जल्दी खराब होते हैं, इनकी लाइफ कम है। यहाँ पर इस एरिया में अगर हम लोग इनकी एएमसी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो क्यों ज्यादा है, वो कूड़े का पहाड़ है। दूर से तो लगता है कि हम पहाड़ों के बीच में रहते हैं, पास जाके देखो तो पता लगता है वो कूड़े का पहाड़ है, कोई नेचुरल वो नहीं है। तो उससे जो गैस एमिशंस हमारे आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इन सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो कोई भी इस तरह से हम लेते हैं ना एएमसी वगैरह, तो इधर ईस्ट दिल्ली की तरफ के लोगों की घरों के एसी जल्दी खराब होते हैं, फ्रिज वगैरह, तो उनकी एएमसी थोड़ी कॉस्टली होती है। तो इन एनी हाउ पोल्यूशन इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर सोसाइटी, एंड हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस पोल्यूशन को रोक सकें, क्योंकि वे पोल्यूशन सिर्फ ह्यूमन लाइफ को ही नहीं इम्पैक्ट डाल रहा, हमारी मशीन्स को भी डाल रहा है। इवन हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आगरा में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था कि जो ताजमहल है, उसका जो वाइट सफेद संगमरमर का पत्थर है, जिसके लिए था कि कभी पीला नहीं पड़ता, वो तक पीला पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा सेटअप हो गई थी। तो उस चीज के लिए उन्होंने वहां पे इंडस्ट्रीज को बंद किया, क्योंकि वो तो हमारी हेरिटेज थी, है, अभी भी है, हेरिटेज तो है ही। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इन पे इम्पैक्ट आएगा, तो हम वो भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब तो इंडिया के सिंबल्स है ना, ताजमहल बोलते ही इंडिया दिमाग में आता है ना। तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने तरह का तो पोल्यूशन होता है और क्या उसके कारण है। अब ये टॉपिक ऐसा है जो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। कितने तरह का पोल्यूशन होता है? एयर, वाटर, नॉइज। लैंड का क्या होता है?
हाँ हाँ, अरे मैंने कब कहा कि नहीं है, मैं तो पूछ रही हूँ। डंपिंग ऑफ वेस्ट होता है हमारा, जो फैक्ट्री से वेस्ट वाटर हम निकालते हैं आउटलेट, उससे भी लैंड पे इम्पैक्ट आता है। और वो वाटर जब वाटर में मिक्स हो जाता है तो वाटर पोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, हम जो समर्पित करते हैं यमुना जी में बहा दो, गंगा जी में बहा दो, वो सब भी हमारे लिए वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है ना। एयर पोल्यूशन तो इसकी तो हमें डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं, हम लोग तो रहते ही एयर पोल्यूशन के अंदर है ना। लोग यही कहते हैं ना कि दिल्ली के लोग तो भट्टी के अंदर रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही धुआं है, यहाँ के एनवायरनमेंट में धुआं है, तो दिल्ली के लोग तो रहते ही पोल्यूशन के अंदर है। मेरे ख्याल से हम लोगों को तो अगर साफ हवा में सांस लेने को मिलेगी तो हमें शायद उससे बीमार ना पड़ जाए। ये हालत है कि हमें क्लीन एयर मिलने से बीमार पड़ने के चांसेस है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू ऑफ दिस। इतनी ज्यादा यहाँ पर एयर पोल्यूशन है। तो बात यह है कि एयर पोल्यूशन हमारा किससे होता है? एयर पोल्यूशन से हमारा व्हीकल से होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज्यादा मिक्स हो जाती है, स्मोक, केमिकल्स, तो एयर पोल्यूशन होता है, राइट। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड ये सब हो गया। नॉइज पोल्यूशन, अननेसेसरी हॉर्न बजाना, अननेसेसरी गाने तेज चलाना, ये सब नॉइज पोल्यूशन ही तो है। जब आप लोग हल्ला मचाते हो, स्कूल में किसी क्लास में पढ़ाई हो रही है और आप हल्ला मचाते हो, तो वो नॉइज पोल्यूशन ही तो है। कितनी बार तो मैम डांटते हुए आते ना, Why are you making so much of noise pollution? ऐसे तो आते हैं। हाँ, this is not fish market. तो ये सब हमारे नॉइज पोल्यूशन है। तो एक हद तक जितना हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट की ना एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर उस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मतलब हमारा एनवायरनमेंट जितना एब्जॉर्ब कर सकता है, जितना हमारा एनवायरनमेंट कैरी कर सकता है और उसको रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर, वहां तक अगर हमने पोल्यूशन किया है तो दैट इज नॉट सो मच हार्मफुल। ठीक है, बट अगर आप उस कैरिंग कैपेसिटी से, उस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से बाहर जाके उस लेवल को क्रॉस करके पोल्यूशन करोगे, देन दैट विल कॉज पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन क्यों हो रहा है हमारे लिए? आप सड़क पे चलते हुए जब आइसक्रीम खाते हुए वो छिलका जब यूं फेंक देते हो, दैट इज लैंड पोल्यूशन। घर में फेंक के दिखाओ, थप्पड़ पड़ेगा मम्मी से दो, कूड़ा समझाएगा नहीं, यहाँ पे तुमने आइसक्रीम का छिलका फेंक दिया। तो उठ के जाके डस्टबिन में डालकर आते हो, लेकिन सड़क पे हमारा पूरा कूड़ा घर है जी। हमने खाया और यूं निशाना लगाया ठक कि देखे किसको कितनी दूर जाता है एप्पल खाने के बाद। ये क्या है? लैंड पोल्यूशन ही तो है। तो यही सब पोल्यूशन के कॉजेज हैं, एंड दिस इज अवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सब पोल्यूशन ना हो। ठीक है ना, ये हम सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नॉइज पोल्यूशन नहीं हो। अब थोड़ा सा हम इसको टेक्निकल उसमें करें तो यूनाइटेड नेशंस ने टोटल 8 प्रॉब्लम्स बताई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने टोटल 8 प्रॉब्लम्स बताई हैं दैट कॉज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या क्या बताई हैं, किसी को पता है? बड़ी फेमस है एक, तो सबको ही पता होनी चाहिए, बचपन से सिखाते आ रहे हैं तुम्हें। ओजोन, यस, और अब इसी से दूसरी निकल कर आ जाएगी। जब तक यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर नहीं कर दे तो ऐसे नहीं बोल सकते कि आर्यन ने कहा है हील कर दी गई है। बात कंपैरिजन की है ही नहीं, बात यह है कि डिक्लेयर हो जाएगा ऑफिशियली, तब हम हटा देंगे बुक्स में से। फिलहाल ओजोन डिप्लीशन और इसी से रिलेटेड एक और क्या निकल कर आई थी? ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग। और क्या है? सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट। तो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस हैज आइडेंटिफाइड 8 प्रॉब्लम्स दैट कॉज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। कैसे कैसे हमारी ये डैमेज हो रहा है? ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट, वाटर पोल्यूशन, फ्रेश वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये नहीं रह गई। इसकी वजह से हमारा पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है पोल्यूशन को। तभी तो तुम देखते हो, कभी न्यूज़पेपर में देखा है, या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो, अगर सुबह टाइम से उठो और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो, तो तुम देखोगे कि वाटर टैंक्स जा रहे होते हैं जो पूरा छिड़काव करते हुए जा रहे होते हैं। उसका रीजन ये है कि वाटर पॉल्यूशन एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, डेंजर टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब हमारे यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे 8 के 8 रट के लिखने को तो नहीं भी आ सकते, लेकिन हाँ ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ दैट 8 थिंग्स। इस तरह से जरूर आ सकता है, तो इसलिए आपको पता होने चाहिए। ठीक है। फिर आती है कि मतलब ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो आप लोग हमेशा से करते आ रहे हो, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में जा नहीं रही हूँ कि पोल्यूशन कंट्रोल करने की जरूरत फिर क्यों है, वाई। तो इसका तो आंसर यही है कि सबसे पहले तो हेल्थ की वजह से भाई। मतलब इतना हमने जब पढ़ लिया कि पोल्यूशन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो सबसे पहली तो बात है क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए कितना हैजार्डियस है ये। तो वाई टू कंट्रोल पोल्यूशन, व्हाट इज द नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या कहेंगे? रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। जो हमारे हेल्थ हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेसिकली कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जितनी भी लंग डिसीज हैं, ये सारी, अस्थमा हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई। स्किन कैंसर तो बहुत ही कॉमन हो गया है अब उन लोग वहां उन प्लेसेस पे जहाँ पे ओजोन डिप्लीशन की काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया था गैसेस का। तो इस तरह से जितना भी ये है हमारा, इन सब की वजह से हम ये सब जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मेमोरी लॉस होने लगा है, तो ये सब हमारी पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मल्टीपल इफेक्ट्स हैं वैसे तो, लेकिन जब हम जिसकी बात करते हैं उसको सारा रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। वैसे तो देखा जाए तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सारी डिसीज हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन इज द सोल रीजन, पोल्यूशन इज नॉट द सोल रीजन, बट हाँ वन ऑफ द मेनी रीजंस, एंड दिस वन ऑफ द वेरी प्राइम रीजंस पोल्यूशन है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक बिजनेस कंसर्न की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करे, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कम से कम दे, कोशिश करे कि कंट्रीब्यूशन ना करे। और अगर उसका इंडस्ट्री इस तरह की है जो पोल्यूशन कर रही है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल में रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी क्या है, क्या मतलब हुआ इसका, एक्सप्लेन कर सकते हो? लाइबिलिटी कंपनी जो है उससे लायबल कर सकते हैं कि ये पोल्यूशन कौन सा है, कौन सा है, ये ताकि इससे टॉक्सिक है। अभी फॉर्म पे मत जाओ, अभी सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं कि नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं बेटा। इसमें हमने कहा पहला पॉइंट है रिडक्शन इन, इसलिए हमें जरूरत है हेल्थ हजार्ड। सेकंड, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी का मतलब हुआ कि जितनी भी हमारी एनवायरनमेंट में गैसेस हैं, या कोई भी टॉक्सिसिटी ऑफ गैसेस हो गया, लिक्विड्स हो गया, या सॉलिड वेस्ट हमने जो भी है, तो हमारी बिजनेस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए टू इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है। तो अपने अपने प्रेमाइसेस में
हम सभी अगर अपनी अपनी लायबिलिटी लें, और इसमें से बिजनेस की नहीं बात करते, पहले जनरल बात करते हैं कि हम सब मिलके अगर लायबिलिटी लें, जैसे मैंने कहा कि हम खाना कुछ खाते पीते हैं, कचरा यूं ही फेंक देते हैं, गाड़ी से मूंगफली खाई, छिलका यूं ही फेंक दिया सड़क पे, तो अगर हम अपनी लायबिलिटी सब मानने की चलने लग जाएं, तो इसलिए हमारी जरूरत है, क्योंकि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको मिलकर लायबिलिटी लेनी होगी, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का जो रिस्क है वो किसी एक के ऊपर ना आके कंबाइंड आना चाहिए। फिर हमें पोल्यूशन कंट्रोल इसलिए करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट सेविंग। अब देखो कितने सारे घर हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पे एयर प्यूरिफायर्स लग गए हैं। तो एयर प्यूरिफायर्स क्यों लगा रहे हैं? जिससे कि जो एयर है वो क्लीन हो जाए थोड़ी, तो ये कॉस्ट तो पड़ ही रही है ना। और अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है कि वो अपने पूरे प्रीमाइसेस में एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल करवा देती है, तो कुछ भी अगर वहां पे कॉस्ट लगती है तो उसका अल्टीमेट बर्डन तो कंज्यूमर्स पे ही आता है ना। भाई एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो इंक्लूड हो गया, ये अलग से थोड़ा कुछ हुआ। तो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही वो आता है। और जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें अप्लायंसेस चाहिए, ये सब हमारे लिए क्या दिक्कत आती है? ये सब हमारी कॉस्ट बढ़ा देती है। तो अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो हमारी कॉस्ट सेविंग होगी, हमारी प्रोडक्शन, हम उन रिसोर्सेज को किसी और प्रोडक्टिव वे में लगाएंगे बजाय कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अब देखो ना कितना पानी सुबह सुबह कितना सारा पानी जो है शावर के फॉर्म में सड़कों पे बहाते हैं। अब अगर पोल्यूशन कंट्रोल है, पोल्यूशन नहीं है, तो इतना पानी सेव हो जाएगा ना। एक तरफ तुम कह रहे हैं सेव वाटर, दूसरी तरफ हमको इतना पानी बहाना पड़ रहा है, लेकिन वो जरूरी है, तो इसे हम वेस्ट नहीं कहेंगे, आखिर वो काम ही यूटिलाइज ही हो रहा है। बट अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल कर रखेंगे तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बट मैम जब हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तो हमें वो एक्स्ट्रा कॉस्ट डालनी पड़ेगी। तभी तो वो कहते रहे डालनी पड़ेगी। तो अगर पोल्यूशन होगा ही नहीं तो वो कॉस्ट भी नहीं डालनी पड़ेगी। हम वही तो कह रहे हैं कि क्या जरूरत है पोल्यूशन कंट्रोल करने की, जिससे कि आगे चल के कॉस्ट सेविंग हो जाए। वही तो हम बात कर रहे हैं, कॉस्ट को बचाने के लिए। फिर इम्प्रूव पब्लिक इमेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सोसाइटी में अगर कोई इस तरफ एनवायरनमेंट की क्वालिटी पे फोकस करता है, अगर कोई भी फर्म इस पे फोकस करती है, एक आइसक्रीम वाला है, बहुत बड़ी फर्म को छोड़ो, एक आइसक्रीम वाला है, उसने अपने आइसक्रीम की जो उसकी रेडी है, उस रेडी के पास एक डस्टबिन रखा हुआ है, अटैच्ड है, क्योंकि वो रेडी जहां जाएगी डस्टबिन उसमें साथ जाएगा, और वो कवर्ड भी है। अब उसने लिखा भी हुआ है कि अपना कूड़ा इसी में डालें, तो हम अच्छी बात है ना, उसने ऐसा किया हुआ है। एक आइसक्रीम वाला है, उससे तुमने कहा भैया कुछ डस्टबिन नहीं है, तो ये डाल दो यहीं, और आपने डाल दिया। एक तो वो पागल, एकदम पागल, उसे टोकना चाहिए कि भैया हम आपसे आइसक्रीम लेंगे ही नहीं, आपने डस्टबिन क्यों नहीं रखा। भाई वैसे तो अभी पब्लिक डस्टबिन जगह जगह रखे हुए हैं, बट अगर मान लो कहीं नहीं रखा तो आप हाथ में पकड़े रहो, लेनी अगर आइसक्रीम खाने का इतना ही मन कर रहा है तो हाथ में पकड़ लो, घर आके फेंक दो। सोसाइटीज में भी डस्टबिन होते हैं, हर गली में डस्टबिन रखे होते हैं। बट अगर कोई भी फॉर्म ये फॉलो करती है तो उसकी पब्लिक इमेज नो डाउट एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की फॉर्म में, एक रिस्पॉन्सिबल फर्म की फॉर्म में खड़ी होती है, जिससे उसको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि आपको अगर क्लीनलीनेस होगी, आपकी बिल्डिंग क्लीन होगी, अगर आप अभी स्टेयर्स पे चढ़ के हुए आते हो और चढ़ते हुए आपको बहुत कूड़ा जगह से, तो आप ऐसे 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 करके आओगे, ठीक है, या फिर आप सोचो कितना कूड़ा पड़ा, हम और कूड़ा फैला देते हैं। एक बहुत साफ है तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ये कितना क्लीन एरिया है ना, कितना सुंदर लग रहा है, प्लांटिंग हो रखी है, कितना सुंदर, तो एस्थेटिक व्यू मिलता है, तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही एक बिजनेस के अगर हम रोल की बात करते हैं कि एक बिजनेस का क्या रोल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, तो हमने जो इतनी सारी बातें डिसाइड की, ये सारा रोल ही है बिजनेस का कि अपना सोशल कमिटमेंट्स देने चाहिए, एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करने चाहिए, अपने बिजनेस फर्म के अंदर अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हमें गार्बेज डिस्पोज ऑफ करने के लिए रेगुलर वहाँ पे जगह जगह डस्टबिन रखे होने चाहिए, ठीक है। गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल परचेज करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, और
अगर सब लोग अपने रैपर पे लिख के देंगे कि इस रैपर को कूड़ेदान में डालें, तो कितनी अच्छी बात है। अगर चिप्स के पैकेट्स पे, आइसक्रीम के पैकेट्स पे, बिस्किट्स के पैकेट्स पे, जितने भी ये पैक्ड आइटम होती हैं, उन पे अगर ये जैसे स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती हैं, ऐसे ही अगर हर ये कोई लिखने लग जाए कि कृपया इस रैपर को कूड़ेदान में डालें, काइंडली पुट दिस रैपर इन द डस्टबिन, कितना अच्छा हो जाए। आप इतनी बार पढ़ोगे कभी तो समझ में आएगा। जरूरी थोड़ी ना, जैसे क्या बोलते हैं कई वो सिगरेट स्मोक उस पे भी तो लिखा होता है dangerous वो तो लीगल है ना, लिखना इसलिए लिखा होता है, वो तो लीगल है। मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल नहीं है कि आप ये लिखो, मैं इसको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हूँ। जरूरी तो कुछ भी नहीं है, बात ये है कि मैं जरूरी है, मुश्किल है, कह रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी ना कि जो बंदा रोड पे देख रहा है उसने एक बार वो पढ़ लिया फिर वो उसको डस्टबिन में डाल देगा, जरूरी थोड़ी ना कि वो उसको पढ़ के अचानक उसको दिमाग के। हाँ, तुम्हारे जैसे को तो बिल्कुल नहीं होगा, अरे नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 10 बार पढ़ोगे तो 10 में से कभी तो होगा, मैं ये कह रही हूँ, 10 में से कभी तो होगा, जरूरी तो नहीं है। फिर तो उसे कहेंगे वो बेवकूफ है, मतलब पढ़ने के बाद भी अगर वो फेंक रहा है, हाँ, तो वो तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। फिर तो ये वाली बात होती है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आप उसे पाइप में डाल के भी रखोगे कितने भी दिन, साल भर भी, तो भी वो सीधी नहीं होगी, पाइप खोलते ही वो टेढ़ी मिलेगी। तो ऐसे को कुछ नहीं कर सकते, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। ये तो पढ़ाने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए ना, ये तो कॉमन सेंस है ना, मैंने कहा नहीं तो कॉमन सेंस है। घर में फेंक के दिखा दो तुम कूड़ा जमीन में, मम्मी से 2 चपाट ना पड़े तो सड़क पे फेंकने की हिम्मत कैसे हो जाती है। मैं तो ये कह रही हूं कि फर्म्स के ऊपर अगर फर्म्स ये एक इनिशिएटिव ले कि वो अपने हर इस तरह के पैक्ड आइटम पे लिखना शुरू कर दें, तो शायद हर पैक्ड आइटम पे अगर ये लिखा होगा तो शायद एक बार ऐसा कोई बेवकूफी करेगा जो बेवकूफों का महाराज होगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, यार कभी तो फेंकेगा डस्टबिन में। मैं तो ये कह रही हूँ, जरूरी तो बेटा कुछ भी नहीं होता, जरूर तो तुम्हें समझा रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, जरूर थोड़ा तुम पढ़ ही लोगे, नथिंग इज कंपल्सरी। नहीं कंपल्सरी का मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ऐसा कि उसका माइंड अचानक से चेंज हो जाए। नहीं हुआ ना चेंज, चाहिए तो कह रही हूँ। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल उसने वो वाला पैकेट उस पे लिखा हुआ था बड़ा और साइड में डस्टबिन में फेंक दिया, अब उसे उस पे कोई दूसरी चीज मिली इसमें नहीं लिखा है, उसका जरूरी तो नहीं फेंका तो चेंज हो जाएगी। हाँ, तो जरूरी तो कुछ नहीं होता हैबिट चेंज करने के लिए, इसलिए हम कोशिश भी ना करें। जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें हर क्लास में कहती हूँ कि पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें एक दिन लग गई तुमने पढ़ लिया, जरूरत हो ना हर बार तुम्हें इस बात समझ में आए कि मुझे पढ़ना चाहिए। बट अगर मैं ये सोच के तुम्हें बोलना छोड़ दूं कि आर्यन पढ़ना चाहिए, और तो फिर तो आर्यन मैम तो कहती ही नहीं है इसको मतलब पढ़ाई जरूरी नहीं है, मम्मी भी बोलेंगी पढ़ने को तो यही बोलोगे, हाँ मैम तो कभी नहीं कहती कि पढ़ाई जरूरी है। लेकिन मैं हर बार बोलूंगी पढ़ाई जरूरी है, हर बार बोलूंगी पढ़ाई जरूरी है, हर बार बोलूंगी पढ़ाई जरूरी है, कभी तो दिमाग में आएगी। ये सोच के मैं बोलना छोड़ तो नहीं दूंगी। अगर तुम खाना झूठा छोड़ते हो प्लेट में तो मम्मी तुम्हें बोलेंगी, तुमने उस दिन खत्म कर लिया कि झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, फिर तुमने अगली बार छोड़ा तो मम्मी थोड़ा ना कि छोड़ देंगे तुम्हें बोलना, वो बोलती ही रहेंगी ना हर बार, बेटा खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, खाना झूठा नहीं छोड़ना, कभी तो अकल में आएगी। हालांकि ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है कि इतनी बार बोलना ही क्यों पड़ता है, एक बार में आ ही जाना चाहिए समझ में, ये थोड़ी ना कोई है। बट चलो ठीक है, जनरेशन ऐसी है, मतलब वो इस टॉपिक पे कितना डिस्कस कर रहा है कि हम नहीं मानेंगे, जरूरी थोड़ी नहीं है, बहुत ही इररिलेवेंट टॉपिक है जिस पर तूने इतनी देर डिस्कस किया है। बट ओके, अब तुम्हारी जनरेशन की प्रॉब्लम है, तुम क्या जेनजी हो ना, जेनजी जेनजी हो ना तुम लोग सारे जेनजीज, हाँ वही मैंने सुना है, जेनजीज थोड़े अक्खड़ होते हैं, रिजिड। जेन अल्फा होता है, जेन जी ठीक है, जेनजी ठीक बिल्कुल नहीं, पता नहीं अल्फा तो क्या ही होंगे, सॉरी मैं तो रिटायरमेंट ही ले लूं शायद फिर तब तक। एनीवेज कम टू द पॉइंट, बहुत फालतू का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा आता है बिजनेस एथिक्स।
अब जब हमने इतनी बेकार से टॉपिक पे इतनी देर बात की है, तो एथिक्स की तो खैर मैं बात ही क्या करूं कि मैं तुमसे ये सवाल पूछूं भी कि नहीं पूछूं कि एथिक्स होता क्या है। बट फिर भी एज यूजुअल मेरी एक्सपेक्टेशन तो रहेगी। क्या समझते हो तुम एथिक्स से? क्या होते हैं एथिक्स? बोलो अब। Following societal norms. वो एथिक्स होते हैं। Exact definition. Ethic is a document of written law. Ethics को तो नहीं होता है, law और एक मिनट, उसे तो बोलने दो, तुम उसे रोक क्यों रहे हो? उसी के लिए तुमने गलत बोला तो वो भी गलत बोलने का हक रखता है। हाँ बोलो। उसी के रिलेटेड मैंने अभी क्वेश्चन किया था मैंने आने से हाँ। पहले, तो वही मतलब कि सीईओ वगैरह होता ना, मैं वो एथिक्स फॉलो करना चाहिए मतलब सिर्फ सीईओ को करना चाहिए एथिक्स फॉलो? एम्प्लॉइज वगैरह है एंड उसमें एथिक में बोला है कि इट इज अ रिटन लॉ द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ। ओके, देखो एथिक्स वर्ड का जो ओरिजिन है वो एक ग्रीक वर्ड, एथिक्स, ये ग्रीक वर्ड है एथिक्स, ये ओरिजिन है। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इसलिए बता दिया मैंने तुम्हें कि ओरिजिन कहाँ से है, एक ग्रीक वर्ड से है। एथिक्स की कोई ऐसी पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते, एथिक्स पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। दिस इज अ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि हर एक के एथिक्स, बट एथिक्स का इन जनरल हम क्या कहते हैं, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, इट मे बी रिटन, इट मे बी अनरिटन, जरूरी नहीं है कि रिटन हो। लेकिन एथिक्स वो रेगुलेशंस हैं कि हम गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए, जो रेगुलेशंस बनाए, हम उन्हें फॉलो करें, ये हमारे एथिक्स हैं। हमारी वैल्यूज, हमारे मोरल्स, हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, सोसाइटी को लेके हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हमारे एथिक्स हैं। ह्यूमन बिहेवियर को एथिक्स के बेसिस पे हम जज कर लेते हैं, वो हमारे लिए एथिक्स हैं। तो एथिक्स क्या मतलब क्या हुआ कि अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज, गाइडलाइंस, written or unwritten, that should be governed by human being, that should be followed by human being, that is the meaning of ethics। ठीक है, जैसे कि टीचिंग एथिक्स क्या है, एक टीचर के लिए एथिक्स क्या है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ये एक टीचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन हमारे एथिक्स भी ये है कि वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, इनकम एंड ऑल। हमारे लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हमारे एथिक्स भी, मॉरल वैल्यूज हैं। ठीक है ना? आप लोगों के एथिक्स क्या कहते हैं, जो इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं सब एथिक्स में ही आ जाती हैं। अब इसको हम बहुत स्पेसिफिक पढ़ते हैं, तो जैसे कि बिजनेस एथिक्स क्या है, गुड क्वालिटी मटेरियल यूज करो, फेयर प्राइस चार्ज करो, अंडर वेट मत दो, ठीक है ना, एक्सपायर्ड आइटम मत दो। ये सारे जो हमारी बातें हैं, ये सारा बिजनेस एथिक्स है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो टीसीएस है, टीसीएस कंपनी को बहुत अच्छा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, कि वहाँ पे एथिक्स बहुत अच्छे से, टीसीएस इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये टर्म तो पता ही होनी चाहिए। और अभी रिसेंटली ही इतने महान इंसान जो हमारी दुनिया से गए हैं वो टीसीएस से रिलेट थे, तो वैसे ही पता होना चाहिए, अवेयरनेस। तो एथिक्स अगर आप फॉलो करते हो, कोई भी बिजनेस कंसर्न अगर एथिक्स फॉलो करती है, तो उसकी पब्लिक इमेज तो होती ही अच्छी है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो ये मानना चाहिए, इफ वी आर फॉलोइंग गुड एथिक्स, अगर हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी पब्लिक इमेज अच्छी है, हमारे प्रॉफिट ग्रो होंगे, हमारा लॉन्ग रन में सर्वाइवल इजी हो जाएगा, और हमारे कॉम्पिटिटर से बिना किसी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके एथिक्स हैं। ठीक है, आप इंटीग्रिटी है आपके अंदर, डेडिकेशन है। ठीक है, तो आप अपनी उस इंटीग्रिटी को बना के रख रहे हो, आप किसी भी कीमत पे उसको नहीं खत्म करोगे। मतलब अगर मान लो एथिक्स क्या, कि एक बच्चे ने बोल दिया मैम आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो,
अब मैंने इसका टेस्ट चेक किया, यार एक बच्चा प्यारा है, इसको 2 नंबर दे दें, तो ये तो नॉन एथिकल हो गया। ये क्या बात हुई? जिसने जो जैसा लिखा है उसको वैसे नंबर मिलने चाहिए, ये कौन सी बात हो गई? एक बच्चा ले आया घर से कुछ बना के बढ़िया सा, मैम आपको ये पसंद है ना, ये देखो मेरा कितना ख्याल रखता है, मुझे भी इसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब अनएथिकल है। अगर कोई टीचर इनसे इन्फ्लुएंस हो जाए तो दैट इज अनएथिकल। ठीक है, ऐसे ही किसी भी बिजनेस में अगर उन्होंने अपने एथिक्स फॉलो नहीं किए, उन्होंने ये सोचा कि ये तो बुक्स हैं, ये तो हर कोई लेगा ही लेगा क्योंकि एनसीईआरटी बेकार है। अब उस पर्टिकुलर ऑथर ने अपनी बुक को बहुत हाई चार्ज रख दिया क्योंकि उनको पता है कि इस सब्जेक्ट के बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है और मार्केट में कोई और बुक है नहीं, तो उसने अननेसेसरी, मतलब अगर उस बुक की कॉस्ट 300 रुपये आई, उसने 2000 रुपये की कॉस्ट रख दी प्राइस। दैट इज अनएथिकल ना। आप प्रॉफिट कमाओ ना, कौन मना कर रहा है? हाँ, हम कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि उस बिजनेस फर्म को 300 रुपये की बुक कितने में बेचनी चाहिए, हम नहीं कह रहे, बट एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि आपकी इस सोसाइटी में हर कोई 2000 दे सकता है, देन इट्स गुड, ओके, कर लो चार्ज। बट आपको अपने सोसाइटी नॉर्म्स तो देखने पड़ेंगे ना कि हमारी सोसाइटी की इनकम कैपेसिटी कितनी है, एवरेज पर्सन की इनकम कितनी है। तो ये एथिक्स हैं जो मैं आप लोगों को कई बार बोलती हूँ कि नीचे जाते हुए शोर मत मचाओ। तो ये आप लोगों के एथिक्स हैं, हमारे एथिक्स हैं कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे एथिक्स हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारे पास आया इसमें, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। कि बिजनेस एथिक्स के मेजर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। जैसे कि पहला आया टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट्स। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट्स में क्या आया कि अगर आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे कि अभी इसने बोला कि सीईओ, तो इसने पढ़ा था इसलिए इसको कुछ वो सीईओ वर्ड याद रह गया। बात ये है कि जो टॉप मैनेजर्स हैं, जैसे कि सीईओ हो गया, सीटीओ हो गया, सीएमओ हो गए, ये जो लेवल्स के लोग होते हैं, हायर लेवल्स के, इनको सबसे ज्यादा कमिटेड होना चाहिए अपने एथिकल कंडक्ट पे। क्योंकि अगर वो होंगे कमिटेड तो ऑटोमेटिकली जो मिडिल लेवल या ऑपरेशनल लेवल है वो ऑटोमेटिकली उन एथिकल कमिटमेंट्स पर आ जाएंगे। एथिक्स उन्होंने बोला कि एक तो उन्हें टाइम पर आना है और उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना अपने एम्प्लॉइज में। ठीक है, उनको बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अब अगर टॉप मैनेजमेंट ये चीज़ फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मिडिल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो भी टाइम पर आ जाएंगे। आप सोचो, अगर आप टाइम पर क्लास में आए और मैंने क्लास लेट शुरू की एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो चौथे दिन हो सकता है आप लेट आओ ये सोच के कि मैम तो रोज ही क्लास लेट शुरू करती हैं, तो क्या फायदा टाइम पे जाने का। तो ऑटोमेटिकली, या तुम्हें पता लग गया कि मैंने किसी बात पे झूठ बोला, मैंने पार्शियलिटी की, तो फिर तुम भी झूठ बोलोगे, मैम भी तो करती हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो हमेशा एक मिरर की फॉर्म में होते हैं। वो जैसा करेंगे वैसा ही उनके एम्प्लॉयज उनको फॉलो करेंगे। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, ये उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे मस्ट स्ट्रांगली कमिटेड विद द एथिकल कंडक्ट। इफ दे फॉलो दैट एथिकल कंडक्ट, ऑटोमेटिकली अदर पीपल विल फॉलो। एंड एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट इशू होता है कि यहाँ पे काम करने के क्या क्या डू एंड डोंट्स हैं। जैसे कि आपकी कपड़ों पर हो सकता है कि आपको इस तरह का ऑफिशियल वियर पहनना है, ठीक है ना, आपके शूज़ पर हो सकता है, टाइमिंग्स पर हो सकता है, कम्युनिकेशन चेन पर हो सकता है। तो ये पूरे एथिकल कंडक्ट है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो डू एंड डोंट्स का एक प्रॉपर बनाना कोड दैट इज विच कवर्स एरिया लाइक आपको कौन से लॉ को फॉलो करना है, कौन से रूल्स को, सेफ्टी नॉर्म्स को। जैसे कि आप कुछ ऑफिसेज में फोन्स को डिपॉजिट कराना पड़ता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्होंने बनाया है तो रखो। या वो लोग एथिकली ये रखते हैं कि अपने एम्प्लॉयज से ओवर टाइम वर्क ना कराएं, तो
तो उसमें लिखा है बाकायदा कि ओवर टाइम वर्क एक ऑप्शन रखी जाएगी, जिसमें एम्प्लॉय को लेना है उनसे हम रिटर्न में लेंगे और फिर उसके बदले में उन्हें इतनी सैलरी भी देंगे अगर कराना पड़ा, बट ओवर टाइम भी इतना ही कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। तो ये सब उन्होंने अगर बनाए तो उनके वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है वो स्विगी में जॉब करता है, वो ये कहता है कि हमें वर्क ऑफ मिलता है, मतलब सैटरडे संडे की छुट्टी के अलावा भी हमें एक छुट्टी महीने में ऐसी मिलती है जो वर्किंग डे में होती है, जिसमें आप रेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे एथिक्स ही तो हैं कि वर्क प्लेस पे आपकी सेफ्टी, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए कि कुछ हो जाए तो, फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए, ये एथिक्स ही तो हैं। ठीक है, फिर कंप्लायंस हमने बनाया, एक मैकेनिज्म बनाया, उसे एस्टैब्लिश किया, उसके बाद उसको फॉलो अप करना कि क्या जो हमने बनाया है उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करना, फॉलो अप करना, रिपोर्ट एनालिसिस के थ्रू कि क्या ये सब कुछ फॉलो हो भी रहा है या बस बोलने के लिए बना दिया, इसको भी ध्यान रखना है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं हर लेवल के, उन एम्प्लॉयज को इंक्लूड बहुत जरूरी है करना। इनिशिएटिव, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को ऑटोक्रेटिक नहीं रख सकते, हमने बोला है तो करना पड़ेगा, उनके सजेशंस लेना। ठीक है, तो वो सब हमारा बिजनेस एथिक्स में आता है। फिर मेजरिंग रिजल्ट्स, जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको मेजर करना कि एक्चुअली में हमने जो कंप्लायंस बनाया, एक्चुअल में जो हुआ उसमें वेरिएशंस चेक करना और फिर उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करना कि व्हाई इट हैपन और किस लेवल तक है, कहाँ हम इग्नोर कर सकते हैं और कहाँ हमें उसको रखना है। तो इस तरह से ये सारा हमारा, और ये काम मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप मैनेजमेंट का ही होता है, और टॉप मैनेजमेंट कोई ना कोई एक टीम बना देती है जो मिडिल लेवल पे काम करती है, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो टॉप और जो ऑपरेशनल इन दोनों के बीच में काम करता है, तो वो दोनों से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो टू एंड अप दिस चैप्टर, व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स ऑफ एथिक्स? ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, सच बोलिए, बचपन से सिखाते आ रहे हैं। अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि अगर लिफाफे पे लिखा है कचरा नहीं फेंकना तो मतलब नहीं फेंकना है। ठीक है, बी फेयर इन डीलिंग्स, तो आप अपनी डीलिंग्स में फेयर रहो, झूठ झाट बोल के फीलिंग करने की जरूरत नहीं है। जब मुझसे कहते हो कि हमें छुट्टी कर रहे हैं और हम बीमार हैं, तो बीमार हो सच में तभी छुट्टी करो, ये नहीं कि झूठ बोल दो बीमार है फिर मैम बोल देंगी ओके बेटा टेक केयर, तो ऐसे नहीं करना। बी रिस्पॉन्सिबल, बी फेयर, और दूसरों की वेलबींग का भी सोचना है, दूसरे को बोलने से नहीं रोकना है। ठीक है, और अपने आप को गुड सिटीजन बनाना है, अच्छा बच्चा बनाना है, सोसाइटी में अपना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व करना है। अगर कोई बूढ़ी माँ, कोई बूढ़े अंकल सड़क पे जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो आपको उनकी हेल्प करनी है। ठीक है ना, मम्मी पापा से लड़ाई नहीं करनी है, जो मम्मी बनाए वही खाना खाना है, ये भी आपके एथिक्स में आता है। ये नहीं बोलना है कि रोज रोज ये क्यों बना देती हो। ठीक है, हम तो बाहर से पिज्जा मंगा के खाएंगे, पिज्जा महीने में एक बार खाना है, मोमोज 2 बार खा लेने हैं, चलो ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.